अगर आप 100% जितना टाइम मैं आपको देता हूं, अगर उस टाइम में आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं, मैं दिमाग में ये वाला चैप्टर पूरा छाप दूंगा। तो दिमाग के अंदर तो मैप पूरा बन गया। मतलब आप अपन को ये पता कि कहां तो जाना है और कहां नहीं जाना है। मगर याद रखना बेटा, फ्लावर नहीं फायर बन सकता है ये। कब? जब आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। मगर मेरे ख्याल से आप लोग इसको फ्लावर ही रहने दोगे, फायर कभी नहीं कहोगे। तो सीधी सी बात है, ये एंथर है, ठीक है। तो एंथर सबसे ज्यादा पहले वहीं से फटेगा जहां से वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। तो कोकोनट के वाटर में केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का होगा ही नहीं। देखो, सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हर्षित ठाकुरिया पीडब्ल्यू से स्वागत करता हूं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर में माइंड मैप के अंदर। दोस्तों, दिमाग के अंदर तो मैप पूरा बन गया। मतलब आप अपन को यह पता कि कहां तो जाना है और कहां नहीं जाना है। लगभग दोनों बातें अपन को क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। मतलब बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो अगर आपने सिंगल टाइम भी कभी ये चैप्टर पढ़ रखा है या अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप 100% जितना टाइम मैं आपको देता हूं, अगर उस टाइम में आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं, मैं दिमाग में ये वाला चैप्टर पूरा छाप दूंगा। बेटा, मेरी प्रिंटिंग की मशीन तो नहीं है, मगर दिमाग में छापने की पूरी गारंटी है मेरी। अब आप लोग ये कहोगे, यार हर्षित सर, ये वाला चैप्टर तो बड़ा खास है, मगर सर बड़ा टिपिकल चैप्टर बोलते हैं। बेटा, टिपिकल नहीं है मगर कॉन्सेप्चुअल है। 12th क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th क्लास में जब आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, उसी को ही लेके आता है आगे। तब हम कह रहे थे, ओहो सर बस इतनी सी बात है सर, मगर इसके बारे में तो ये बोल रहे थे ये बड़ा टिपिकल है। बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा देख लेते हैं। मगर याद रखना बेटा, फ्लावर नहीं फायर बन सकता है ये। कब? जब आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। मगर मेरे ख्याल से आप लोग इसको फ्लावर ही रहने दोगे, फायर कभी नहीं कहोगे। एनसीईआरटी कुछ कुछ बातें बोलती है इसके बारे में। एनसीईआरटी शुरू में बोलती है, भैया फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर जो होता है उसमें सैपल पेटल्स वगैरह जो होते हैं, इनके बीच में जो इंटरनोड होती है, उनकी जो लेंथ होती है वो मतलब डिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, तो फ्लावर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम भी गलत नहीं बोल रहे। हम भी ये चीज जानते हैं कि फ्लावर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है फ्लोरिजन, जो फ्लावर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर इतनी सारी बातें अगर तुमने सुनी है तो एक बात और सुनी होगी कि सुनो सुनो सुनो, कि फ्लावर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का बहुत बढ़िया तरीका है। बेटा, तुमने किसी को फ्लावर दिया, मगर हो सकता है बेटा फ्लावर आपकी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे, या हो सकता है आपके कान के ऊपर एक तमतमाता हुआ सा कुलचा भी पड़ जाए। यू नो अबाउट द कुलचा? बेटा, कुलचा होता है कान के 2 इंच नीचे पड़ता है, बेटा ऐसे पड़ता है, बेटा कुलचा होता है वो। पता नहीं किसके पड़ा है, मगर हमारे यहाँ पे उसको कुलचा बोलते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब मैं उसको कुलचा बोलता हूँ। बहुत ही शानदार चीज होती है। एक तो छोले के साथ कुलचे खाई जाती है, मगर ये भी बड़ा शानदार है। तो दोस्तों, फ्लावर है ये फ्लावर है। और फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ऐसा मानते हैं बायोलॉजी के अंदर कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर प्रेजेंट है, इसका मतलब हर्षित सर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। हाँ भाई हाँ, वो आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। मगर दोस्तों, अगर आप कभी भी फ्लावर का डायग्राम देखते हो तो आप कुछ ऐसा डायग्राम फ्लावर का देखते होंगे, और आप ये डायग्राम देखने के बाद कुछ बातें और बोल देते हो। कह रहे क्या? कह रहे फ्लावर के अंदर 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है एसेंशियल, एक होता है एसेसरी। बेटा, शादी के अंदर दूल्हा और दुल्हन एसेंशियल है बेटा। दुल्हन भाग गई, दूल्हा भाग गया, बेटा शादी नहीं होगी। मगर शादी के अंदर मामा, ताता, चाचा, बुआ, फूफा, बेटा अभी है, भग गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उनको बाद में मना लेंगे। मगर लड़का लड़की बड़े इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। पंडित बेटा मंत्र पड़ेगा, लड़की हाँ बोलेगी तभी तो बोलेगी जब होगी। लड़की भग जाएगी तो बेटा कौन हाँ बोलेगा और कौन ना बोलेगा, ये भी आप समझ सकते हो। इसका मतलब हर्षित सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब बड़ा खास बोल दिया आपने कि फ्लावर के अंदर 2 टाइप के पार्ट होते हैं। मतलब बिल्कुल, एक होता है एसेंशियल, एक होता है एसेसरी। सर एसेंशियल का मतलब क्या होता है? बेटा, एसेंशियल का मतलब जो चाहिए ही चाहिए, लड़का लड़की शादी के लिए चाहिए ही चाहिए। सर एसेसरी का मतलब क्या होता है? एसेसरी का मतलब होता है हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। दिस इज द एसेसरी। अब एसेंशियल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर, जिसे हम पिस्टिल बोलते हैं। वाह सर वाह, पिस्टिल बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को। सर सही बात है। एंथर और फिलामेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे कलरफुल होता है जो अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं पेटल्स, और उसको मिला के क्या बोलते हैं? कोरोला। सेम टू सेम सैपल्स को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। और नीचे की तरफ थैलेमस प्रेजेंट होता है, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है पेडिसल। दिस इज द कॉमन अमाउंट ऑफ फ्लावर। अब बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट, कुछ फेज होते हैं जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में तैयार होते हैं, कह रहे चलो चलो मेकअप 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 कर लो, बहुत बढ़िया। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब शादी हो गई। अब बेटा, जो शादी के बाद बच्चे होने वाली बात है, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेम फेज होती है, ह्यूमन बीइंग में भी सेम है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट्स का फॉर्मेशन,
फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जायगोट के बाद जो पूरा एम्ब्रियो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सेम यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ गैमेट का ट्रांसफर होगा, मेल फीमेल तक पहुंचता है बेटा, उड़ के पहुंचे, तैर के पहुंचे, कैसे भी पहुंचेगा मगर पहुंचेगा जरूर, तभी होगा फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हर्षित सर बहुत बढ़िया बात है। अगली बात, गैमेट का ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? फ्यूजन, बेटा मेल और फीमेल दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एन एन मिलके 2n बन जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और बेटा उसके बाद जायगोट से एम्ब्रियो वेम्ब्रियो अट्रम शट्रम जो भी कुछ बनेगा ना मुन्ना, ये सारा का सारा है पोस्ट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। वाह बड़ा आसान है ये तो बेटा। अरे हुजूर आगे भी तो चलो। अगली चीज बेटा, अब अगली चीज अगर देखते हो तो सबसे पहला जो डायग्राम आता है वो आता है आपके पास यहाँ पे एंथर का, क्योंकि हम पहले एंथर को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, उसके बाद हम आगे सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको स्लाइड के अंदर पॉइंट भी डाल रहा हूं जो अब दिक्कत नहीं है। दिस इज द स्लाइड नंबर 1, दिस इज स्लाइड नंबर 2, दिस वन इज स्लाइड नंबर 3। आओ जरा 3 के अंदर देखते हैं। बेटा एंथर फ्लावर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिस वजह से जिस चीज से कनेक्ट होगा दैट थिंग इज नोन एज द फिलामेंट, ठीक है। अब फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर से जुड़ा हुआ है उसे डिस्टल एंड बोलते हैं, फिलामेंट के दूसरे पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। वाह आशीष सर मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो एंथर होता है उसके बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, और इस कनेक्टिव में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम। बोलो बात सही है। सो ये एंथर है आपके पास, नीचे नीचे थैलेमस वगैरह जो भी कुछ होगा वो मिलेगा। तो वेस्कुलर बंडल मिलते हैं किसमें? कनेक्टिव में। पूछा जा सकता है कनेक्टिव कंटेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेस्कुलर बंडल, ऑप्शन नंबर सेकंड फलाना, ऑप्शन नंबर थर्ड डिकाना, ऑप्शन नंबर 4 हमें नहीं पता। तो बेटा आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। आ जाओ मुन्ना आगे, आगे चलते हैं। अब बेटा जब आप एंथर की बात करते हो तो एंथर में इसी चीज का जब आपने ट्रांसफर सेक्शन काटा, यानी कि जब आपने इसको काट दिया, बेटा काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि सबसे पहले बाहरी बार एंथर की वाल मिलती है, जिसमें बाहरी बार होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होती है एंडोथीसियम, उसके बाद होती है मिडिल लेयर, और उसके बाद होती है टेपेटम। सबसे पहली बात सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि सबसे बाहरी बार कौन सी होगी? एपिडर्मिस, उसके अंदर कौन सी होगी? एंडोथीसियम, उसके अंदर कौन सी होगी? मिडिल लेयर, उसके अंदर कौन सी होगी? टेपेटम। याद रखना, मैंने इसमें आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो लेक्चर की भी अगर आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो तो भी बहुत अच्छा इंप्रेसिव हो जाएगा। मैं साइड में भी हो जाता हूं तो भी आप यहां से खींच सकते हो, मगर सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी बार क्या है? एपिडर्मिस। बहुत बढ़िया बेटा। आउटर मोस्ट होती है, सिंगल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। बहुत बढ़िया अर्चित सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है एंडोथीसियम, सही बात है। ये मैंने टैपेटम का ट्रांसफर सेक्शन किया है, वो आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है। एंडोथीसियम ये प्रेजेंट होती है, इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। ये प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, सिंगल लेयर होती है, इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, रेडियल और इनर साइड इसकी कंटेन करती है थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज इसको याद रखिएगा। कैलोज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, तभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। तो जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती तब इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी तो वेरिएशन भी होगी। क्योंकि अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? जो सेल होगी वो थोड़ी सी एनलार्ज होगी, तो फिर बाद में सेल फट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एट द टाइम ऑफ द डेहिसेंस इट बिकम ड्राई। बेटा डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर का फट जाना, तो जब कभी भी एंथर फट जाएगा उस समय पे ड्राई हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बोलो सबसे भारी बार कौन सी है? एपिडर्मिस। उसके अंदर की तरफ कौन सी है? एंडोथीसियम। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव है, आउटर मोस्ट है। बहुत बढ़िया। एंडोथीसियम बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होंगे, अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। अगर सबसे बड़ी बात क्यों, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जब इतना पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया तो इसके नीचे प्रेजेंट था क्या? मिडिल लेयर। तो सी आ गया, ए बी और सी। मिडिल लेयर है एंडोथीसियम के नीचे है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है न्यूट्रिटिव लेयर, तो आपका आंसर है मिडिल लेयर। अगला 1 to 3 लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर हो सकती है। ये पेरेन्काइमा से बनी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब जल्दी ही निकल लेती है ये। और पेरेन्काइमा आपको पता है, मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ाए थे, तब मैंने आपसे बोला था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैं पी फॉर पेरेन्काइमा, पी फॉर पैकेजिंग, यानी कि पेरेन्काइमा का काम पैक करने का होता है। और यहाँ पे पेरेन्काइमा क्या काम करेगी? यहाँ पे पेरेन्काइमा न्यूट्रिशन को पैक करने का काम करेगी मेरे प्यारो, और कुछ नहीं। बारातियों का स्वागत तो न्यूट्रिशन से ही होगा। गलत समझ रहे हो तुम मेरे वर्ड ज्यादा इधर उधर ले जाते हो। आ जाओ बेटा। बेटा अगला होता है टैपेटम। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है, बिलो मिडिल लेयर होती है, न्यूट्रिटिव होती है, और देखा जाए तो एंडोमाइटोसिस के थ्रू पॉलीपोलाइडी हो जाती है। एंडोमाइटोसिस याद आया?
न्यूक्लियस का कई बार डिवीजन होता रहता है, मगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। अगर कंटिन्यूसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहे और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो तो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंसाइटम कंडीशन। और यही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किसका बेसिक फीचर है? दैट इज अ टैपेटम। बोलो बात सही है। नीट के अंदर सीक्वेंस आ सकता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर भी निकल सकते हो, बाहर से अंदर भी लिख सकते हो। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस। बोलो बात सही है क्या? 100%। आ जाओ मना। बीच में प्रोजेक्ट कनेक्टिव, और आपको पता है कनेक्टिव के अंदर क्या होता है? हर चीज सर इसमें तो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वास्कुलर बंडल। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? क्लास में याद। सबसे अंदर की लेयर टैपेटम, मल्टी न्यूक्लिएटेड टैपेटम। बहुत बढ़िया। मगर एक छोटी सी बात है, टैपेटम के अंदर ना पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे, तो टैपेटम से नरिशमेंट ले लेगा पॉलन ग्रेन, मगर टैपेटम खुद का नरिशमेंट नहीं देगा, वो पीछे वाले से लेगा। पीछे कौन है? एंडोथीसियम या मिडिल लेयर? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर से सारा नरिशमेंट ले लेता है टैपेटम और आगे पॉलन ग्रेन को देता रहता है। ये बढ़िया काम है। सीधी सी बात, अगर तुम्हारे पास 2 पेन होंगे ना, एक तुम्हारा और एक मेरा, तुमने ले लिया और कोई तीसरा बंदा तुमसे पेन मांगेगा, बेटा तुम्हारा पेन नहीं दोगे, तुम मेरा पेन दे दोगे। सेम है, टैपेटम अपना नरिशमेंट नहीं देगा, टैपेटम दे देगा मिडिल लेयर को उठा के, ले बेटा ले नरिशमेंट ले आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आगे आ जाओ। टैपेटम की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डेवलप होता है। कैलेज एंजाइम टैपेटम के अंदर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, जिसे हम प्रोयूबिस बॉडी बोलते हैं, जो बाद में यूबिस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। तो जब टैपेटम में ग्रेन्यूल फॉर्म होता है तो उसे हम प्रोयूबिस बॉडी बोलते हैं, जो बाद में यूबिस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोपोलिनिन, याद रखना इस अर्थ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन को अर्थ के ऊपर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, ऐसा कोई भी एसिड नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को खत्म कर सके। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड माना जाता है स्पोरोपोलिनिन बायोटिक में, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, इसके ऊपर कोई भी एसिड और कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। हमने यहाँ पे एक और बात कर ली जिसका नाम था 4, और हमने यहाँ पे एक और बात कर ली जिसका नाम था 5, और हमने यहां पे एक और बात कर ली जिसका नाम है 6। अगली चीज देख लो, लास्ट है बेटा पोलन किट। पोलन किट क्या होती है? टैपेटम फॉर्म करता है पोलन किट को, और पोलन किट से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये येलो कलर की होती है जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, ये प्रोटेक्शन करती है अल्ट्रावायलेट के अगेंस्ट, और ये स्टिकी सरफेस बनाती है जो आसानी से पोलन ग्रेन चिपक जाए किसी के भी। बताओ कुछ मुश्किल है क्या? ये 12 मिनट का बहुत ही प्यारा सेशन है, मगर इस सेशन के अंदर मेरे ख्याल से आपको एक भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। बहुत बढ़िया। मल्टी लेयर कौन सी होती है इसमें? हर मिडिल लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी होती है? एंडोथीसियम होती है। हाइग्रोस्कोपिक कौन सी होती है? एंडोथीसियम होती है। सबसे बाहर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड कौन सी होती है? टैपेटम होती है। सिंसाइटम मल्टी न्यूक्लिएटेड, वही टैपेटम की वाली बात आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर से अंदर, सबसे अंदर कौन सी है? टैपेटम है। सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ बेटा। यहां पे एनसीईआरटी कुछ जो पॉइंट बोलती है, मैंने इसको डायग्राम से ही खत्म किया है, और मैं डायग्राम से ही आपको समझा दूंगा। देखो जरा क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता ही है। यहां पे एक ये स्ट्रक्चर के बारे में और समझ लेना, ये स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी एंथर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से तो फटेगा, और दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ स्टोमियम। तो सीधी सी बात है, ये एंथर है, ठीक है। तो एंथर सबसे ज्यादा पहले वहीं से फटेगा जहां से वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। तो सबसे ज्यादा कमजोर कहां से होता है? स्टोमियम से। देखो लिखा हुआ है डेहिसेंस, यहीं से ही होगा। डेहिसेंस का मतलब एंथर का फटना। अगर कोई आपसे कहता है कि एंथर किस जगह से फटेगा, तो आप बोलेंगे स्टोमियम से। क्यों? क्योंकि स्टोमियम के अंदर एंडोथीसियम की जो थिकनिंग होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। तो अगर कभी भी एंथर फटेगा तो ऐसे ही फटेगा अंदर से। बोलो बात सही है? आ जाओ आगे। अब क्या है बेटा, अंदर की तरफ पोलन सेक प्रेजेंट है। अब यहां से यहां तक तो आप पढ़ चुके कि क्या क्या होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। बोलो बात सही है? सो ये कैविटी बन जाती है, जिस कैविटी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें बहुत छोटे छोटे स्पोर होते हैं, जिससे हम होते हैं स्पोरोजेनस सेल। अब कुछ कुछ आपको याद आएगी, सेल नहीं प्लांट किंगडम वाले चैप्टर की, उसके अंदर भी हमने कुछ ऐसे ही डायग्राम से उड़ा दिए थे टॉपिक। यहां पे भी चलते हैं बेटा। ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब जैसा डायग्राम मैं आपको एक में बता रहा हूं, ऐसा ही सब में होगा, मगर मैंने इसकी स्टेज बनाने के लिए आपको 4 डायग्राम रखे हैं, ठीक है। यहां पे बेटा कुछ सेल जो होती है वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एमएमसी। और एमएमसी का दोस्तों पूरा नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है? एमएमसी का पूरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना, मैंने अगर माइक्रो लिखा तो आप बोलोगे मेल, मैंने अगर मेगा लिखा तो आप बोलोगे फीमेल, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है मेल। तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है अंदर, सारी डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि आपको पता है मेन प्लांट जो होता है
फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं नेचर के अंदर, तो सारी की सारी सेल भी डिप्लॉयड होंगी। उनमें से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कहती है कि मैं अपना साइज इंक्रीज कर ली हूं, तो स्पोरोजिनस जो सेल्स हैं उनमें कुछ सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोलो बात सही है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस का मतलब 1 से 4 सेल बनेगी, देखो बन गई। मगर ये 4 सेल नहीं, आप कहोगे हर्षित सर हमें तो 3 ही दिख रही है, बेटा एक मेरे बोर्ड के पीछे है, 1 2 3, एक इसके पीछे है चौथी वाली। बोलो बात सही है। तो 4 सेल्स बनी हुई है, मगर ये चारों की चारों सेल कैलोज से जुड़ी हुई है आपस में। किससे? कैलोज से। तो एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है कैलेज। कैलोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम है? कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है? इसकी ब्रेक, चारों को ब्रेक कर देता है और चारों पोलन गेन अलग अलग हो जाते हैं। देखो ये रहा पोलन सैक बन गई है और अंदर बोलो क्या प्रेजेंट है? पोलन गेन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। जब ये पोलन गेन चारों होते हैं ना तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है किसी को भी? 100%। मेरी बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया एंथर वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। उसके बाद मैंने अब अंदर बताया कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर पहले पहले बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल हैं, इनमें से कुछ सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेती है तो बनाती है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। कई जगह पे पूछ लिया जाता है कि इनकी पोलैरिटी लेवल, कि कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉयड है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद मियोसिस करवा दोगे तो ये बनाएगा टेट्राड। टेट्राड का मतलब हो गया 4, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। बोलो बात सही है। 3 दिख रही है आपको, 4 बनती है, चौथी बेटा इसके पीछे है। ये सारी की सारी आपस में जुड़ी रहती है कैलेज से। तो एक एंजाइम होता है कैलोज से, एक एंजाइम होता है नाम होता है कैलेज, वो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेती है, तो देखो चारों के चारों अलग अलग हो जाती है। बोलो बात सही है। अब क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो गए तो इसलिए इस कैविटी का नाम क्या हो गया? पोलन सैक। चले मुन्ना आगे, पक्का? अब आगे चलते हैं। जब ये पोलन ग्रेन बनते हैं तो देखो दोस्तों कुछ ऐसे बनते हैं पोलन ग्रेन, जिसके अंदर बाहर की ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एंटाइन। ये मैं पोलन गेन का डायग्राम बना रहा हूं अब, ठीक है। पोलन सेक में जो पोलन गेन है ना उसका ये डायग्राम है। वाह सर वाह, मजा आ गया। अरे हुजूर वाह, ताज बोलिए जरा, एक बार और तो देखिए। देखो एक्साइन, अब जो मैं बात बोल रहा हूं सामने देख लेना, ठीक है। पहला सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है? हर्षिता डिसकॉन्टिन्यूस दिख रही है, थिक लेयर होती है ये, ठीक है। देखो आउटर मोस्ट है, डिसकॉन्टिन्यूस है, थिक लेयर। थिक का मतलब ये हार्ड लेयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी? स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है स्पोरोपोलिनिन, उसके बारे में भी मैं आपसे अलग से बात करूंगा, मगर यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। आ जाओ अगली। यहाँ पे प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ येलो वाला, मतलब एंटाइन। इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट होता है, कंटिन्यूस लेयर होती है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है, पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? 100%। आ जाओ। अब बेटा यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है ना, जगह, ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे सब जगह, दिस इज कॉल्ड एज द जर्मपोर। जर्मपोर क्या होता है? जहां पे एक्साइन नहीं होता, देखो एक्साइन एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मपोर। और यहां से ही पोलन ट्यूब अंदर जाती है, मतलब पोलन ट्यूब निकलती है, सॉरी। तो दिस इज द जर्मपोर, ठीक है। ये पोलन गेन की स्ट्रक्चर है अपने पास। आ जाओ आगे चलते हैं। अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो प्लांट सेल है तो यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि बहुत ही बड़ी होगी, और अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल सारी की सारी हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि मियोसिस हो चुका है इसलिए न्यूक्लियस भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। बताओ मुन्ना क्या कहते हो पॉइंट के बारे में? मजा आ गया है? आ जाओ। जब इतना काम हो गया तो बेटा सबसे पहले तो स्पोरोपोलिनिन की बात कर लेते हैं कि स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। देखो स्पोरोपोलिनिन, पहली बात तो कैरोटीनॉइड का बना होता है। सबसे ज्यादा एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन से एक्साइन बनती है, एंटाइन नहीं बनती। कोई भी आज तक ऐसा केमिकल नहीं है, एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेडेट कर सकता है। हाई टेम्परेचर एसिड और बेस के लिए रेजिस्टेंट होता है। कौन बनाता है? ये बनाता है टैपेटम। बिकॉज ऑफ इट तो ये फॉसिल फॉर्म में भी लगता है। कई बार जब हम पेट्रोल वगैरह निकालते हैं ना तो पेट्रोल वगैरह के अंदर हमको ये भी मिल जाता है। हम ताज्जुब करते हैं कि पेट्रोल तो बहुत हजारों करोड़ों साल के बाद बना है, ये कैसे टिक रहा है? बेटा पूरे के पूरे पोलन गेन का प्रोटेक्शन करने का जो काम है वो एक्साइन करता है। एक्साइन इतना स्टेबल होता है कि कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी टेम्परेचर इसको डिग्रेडेट कर ही नहीं सकता है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बोलते हैं हम एक्साइन को, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरिया देखोगे तो वहां पे एंडोस्पोर को बोलते हैं। कभी देखना नेट पे एंडोस्पोर के बारे में डाल के, बैक्टीरिया को कभी लॉन्ग टाइम बिंग सर्वाइव करना होता है ना तो दे आर फॉर्म द एंडोस्पोर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी ये एक्साइन को फॉर्म करते हैं। सही बात है। चलें आगे, ठीक है। आ जाओ आगे।
अगली चीज बेटा अब क्या है, अब सीधी सी बात है, ये वाले डायग्राम के बाद जरा देख लेना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। इसके अंदर आपको पता है एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, येलो वाली इंटाइन है, ये जो है साइटोप्लाज्म है जो जिसके अंदर पॉलन ग्रेन एग्जैक्टली प्रेजेंट है, और यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, एक्साइन। अब क्या होगा बेटा, इसके न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन नहीं अनइक्वल डिवीजन होगा। देखो क्या लिखा है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म के अनइक्वल डिवीजन का मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन फिर साइटोप्लाज्म का, मगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा है, अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा। इक्वल होता तो दोनों की दोनों सेल बराबर बनती, मगर अगर अनइक्वल है तो एक सेल बड़ी बनेगी और एक छोटी बनेगी। बिल्कुल बात सही है। तो एक जो बड़ा सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल जो लार्ज बनता है, और एक जो छोटा सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव सेल जो कि स्मॉल सेल बनती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? जनरेटिव सेल फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि जनरेटिव सेल तो छोटी है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो बड़ी सेल के अंदर छोटी होगी या छोटी के अंदर बड़ी होगी? हर्षित सर बड़ी के अंदर छोटी होगी। बहुत ही बढ़िया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? आसान है या मुश्किल है? बता जरूर देना, यूं बोल देना हर्षित सर ये बड़ा मुश्किल है। बताओ कुछ भी मुश्किल है क्या? मैंने पॉलन ग्रेन बताया, मैंने अभी तक आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई है जो आपको दिक्कत करे। मैंने बताया कि एग्जैक्टली सेल क्या होती है सबसे पहले, मतलब फ्लावर क्या होता है, फिर मैंने बताया 3 स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ डेवलप होगा, वो डेवलप होगा एंथर के अंदर। एंथर को कट करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी। सबसे पहले आता है बाहर से लेयर कैसी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होंगे। तो सबसे पहले बहुत सारी माइक्रोस्पोर, बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी, कुछ सेल अपना साइज बढ़ा लेंगी, मियोसिस होकर 4 सेल होंगी, ये चारों सेल कैलोज से जुड़ी हुई होंगी। कैलेज एंजाइम टैपेटम बनाता है जो इसको तोड़ देता है, तो चारों के चारों अलग अलग हो गई। फिर इसमें से किसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे दिखा दिया, बाहर की तरफ एक्साइन होता है जो डिसकंटिन्यूअस होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, अंदर की तरफ इंटाइन होती है जो कि कंटिन्यूअस होती है। जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उसे हम एग्जैक्टली एक नाम बोलते हैं जर्मपोर, जहां से पोलन ट्यूब निकलने का काम करती है। बोलो बात सही है? अगली चीज, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल मतलब साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होगा, तो एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, लार्ज सेल इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल सेल इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव सेल। हो गया दोस्तों काम। बताओ क्या मुश्किल है क्या? क्या कहते हो? इतना आसान चीज है, आगे आ जाओ। अब बेटा पोलन ग्रेन के बारे में कुछ बातें लिख रखी है यहाँ पे। पहला 25 टू 50 म्यूएम का साइज होता है, नीट के अंदर पूछा जा सकता है। दूसरा, फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होता है इसके अंदर, बिल्कुल 2 सेल वॉल होती है, बाहर वाली को एक्साइन और इनर वाली को इंटाइन बोलते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें पोलन ग्रेन की स्टडी की जाती है वो होती है पेलिनोलॉजी। ठीक है, अगला पॉइंट, राउंड स्फेरिकल और ओव्यूल शेप स्ट्रक्चर होती है। ये पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, इसके बारे में। एक एक्साइन है, एक इंटाइन है, दो सेल प्रेजेंट होगी, बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल फ्लॉट इन जनरेटिव और जनरेटिव फ्लॉट इन वेजिटेटिव। हर्षित सर जनरेटिव फ्लॉट इन वेजिटेटिव। अगला है दोस्तों पोलन बैंक। दोस्तों आपको पता होगा कि हम कई सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक। तो हम एक टेक्निक यूज में लेते हैं, नाम होता है उसका क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक। तो ऐसे ही हम पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रायो प्रोटेक्टेंट को यूज करते हैं जिसका नाम होता है DMSO, पूरा नाम होता है डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, जिसके अंदर आप चीजों को बहुत ही लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। आगे, पोलन एनर्जी। कई बार आपने देखा होगा कई पोलन ग्रेन लग जाते हैं फिर रेड रेड हो जाता है, तो दैट इज अ पोलन एलर्जी। आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो अगर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एलर्जी कर सकते हैं, तो ये अस्थमा कर सकते हैं, ये ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, ये हे फीवर कर सकते हैं। बोलो बात सही है? 3 एग्जाम्पल याद रखना, चीनोपोडियम, सोरगम और एमरैंथस। ठीक है, अब देखो जैसे देखा जाए तो कई बार एक और एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। इंडिया में नहीं था, मगर इंडिया में जब हमने बाहर से कुछ वैरायटी मंगवाई वीट की, तो वीट की वैरायटी के साथ 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, पीछे पीछे आ गया, कह रहा मैं भी आ गया हूं, कहां जा रहे हो? मैं भी आ गया हूं। अब बेटा हमको लोगों को तो वीट चाहिए था, मगर ये आ गया, एक्सीडेंटली आ गया, हम ऐसा मानते हैं। अब एक्सीडेंटली तो क्या बेटा कोई चला के भी ले आया होगा, तो अपन को क्या पता, मगर एलर्जी कर देता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर कर देता है। कई सारे एग्जाम्पल इसके याद रखना, चीनोपोडियम, सोरगम, एमरैंथस, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दैट इज अ पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। बताओ क्लास में याद हो गया? मैंने बोला था ना मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा इस पूरे को, देख लो जरा। अगला बेटा, पोलन ग्रेन की वेरिएबिलिटी होती है। सारे पोलन ग्रेन एक ही टाइम पे सर्वाइव नहीं करते, कुछ अलग कंडीशन में और कुछ अलग कंडीशन में।
जैसे राइस और व्हीट का होता है लगभग 30 मिनट के आसपास। सोलोनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी ये मोस्टली मंथ्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलन वाइबिलिटी का मतलब है कि आखिर पोलन ग्रेन कितने पीरियड के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलन वाइबिलिटी। तो पोलन वाइबिलिटी का दोस्तों मतलब यही होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कितने पीरियड तक सर्वाइव कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इट मींस द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू द स्टिग्मा, कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब को डेवलप कर दिया। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं पोलन ग्रेन को। स्टार लगा रहा हूं, नीट में पूछा जा सकता है। देखो वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मगर कई कई चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हमें याद रखना पड़ेगा। आगे आओ बेटा, पोलन टैबलेट क्या होती है। देखो कई बार न्यूट्रिशन की वैल्यू हमारे पास कम होती है, फूड से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितना चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पोलन ग्रेन को खा जाते हैं क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट के अंदर। दे आर यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। एस्थेटिक मतलब एथलीट्स और रेसिंग हॉर्स, जो घोड़े होते हैं ना रेस के अंदर दौड़ते हैं, उनको खिलाते हैं, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं उनको खिलाते हैं, कह रहे भाई साहब प्रोटीन खाओ पूरा, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रोटीन रिच होते हैं पोलन टैबलेट। आपके एनसीईआरटी में पोलन टैबलेट का कुछ एक पैकेट सा भी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो आजकल मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है खाने को, मगर कोई बात नहीं, ये भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, सभी लोगों को क्लियर, बहुत बढ़िया। बहुत सारी सेल्स होंगी स्पोरोजेनस सेल, एक सेल बड़ी होगी एमएमसी, मियोसिस होगा 4 सेल बनेगी जैसे टेट्राहेड्रल, मगर चौथी वाली पीछे होगी, सारी कैलोस से जुड़ी होगी। कैलेज एंजाइम लगाओ, सबको अलग अलग कर दो, काम हो गया। बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल जनरेटिव सेल। साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर की तरफ इंटाइन। जो एक्साइन है वो कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस, इंटाइन कंटिन्यूस है। इंटाइन पैक्टिन और सेलुलोज से बनती है तो इलास्टिक होती है, जबकि जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो कि अर्थ पे बहुत ही स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। बताओ कोई दिक्कत है तो। ऐसे ही बोलते हो अरे सर ये तो बड़ा मुश्किल वाला है, ये तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मुन्ना, हम करवाएंगे ना मेरे लाल। बेटा जादूगर साकाल की गिलास है ये। जादूगर साकाल जानते हो इसको क्या है बेटा, ये गोला है। वो आमिर खान ढूंढने आया था ना गोला पी के पिक्चर में, मैं हमारे गोले में जाऊंगा, हमारे गोले में जाऊंगा, हमने यहीं लिया है उसको। ये गोला है बेटा, गोले को दबाते हैं तो गोला आवाज भी करता है। करता है क्या, करता है, वैसे तो करता है, आज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं बेटा। गोले को दबाएंगे तो गोला करेगा आवाज। ये है गोला, कर दो डम्बोला। आओ बेटा, अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे ऊपर ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, फिर होता है ओवरी। स्टिग्मा वो एरिया होता है जहां पे पोलन ग्रेन आता है। स्टाइल होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है, और ओवरी वो होती है जो स्वेल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बोलो बात सही है, इसका तो डायग्राम अगली स्लाइड में है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं, पिस्टिल, कार्पल और मेगा स्पोरोफिल भी बोल देते हैं इसकी यूनिट को। सही बात है। एक छोटे तरीके से कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, मतलब मजा तो आ रहा होगा, कह रहे होंगे यार हर्षित सर मान गए, आपने क्या पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कंप्लीट कर दिए बेटा तुम्हारे लिए बस। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ओवरी कितने टाइप की होती है, अगर एक ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा ओव्यूल। एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो एक ही सीड बनेगा, एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है तो बहुत सारे सीड बनेंगे। इसके अंदर व्हीट, राइस और मैंगो, इसके अंदर पपाया, ऑर्किड और वाटरमेलन। सही है, आ जाओ। प्लांट मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। अगर एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा कार्पलर है तो पॉलीकार्पलरी, मगर इसमें भी हेपोकार्पस और सिनकार्पस। अगर सारे कार्पल फ्री हैं तो एपोकार्पस, सारे कार्पल फ्यूज है तो सिनकार्पस। जैसे मिशेला, लोटस और रोज एपोकार्पस का एग्जांपल है, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, सॉरी फ्री हैं। और फिबिस्कस और पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं, इसे हम सिनकार्पस बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। चले मुन्ना आगे। चैप्टर बड़ा है तो चैप्टर बड़ा है तो थोड़ी सी स्लाइड एक्स्ट्रा हो जाती है। अब छोटे चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर बड़ा चैप्टर है तो वी कैन इंक्रीज द स्लाइड्स, ठीक है। आओ बेटा, प्लांट दो टाइप का होता है, मोनोशियस और डायोशियस, आपको पता है। मोनोशियस मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होते हैं, जबकि डायोशियस मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। मोनोशियस जो होता है उसमें बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। फ्लावर बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे हो, ठीक है। या फिर मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पे हो, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, जैसे कैस्टर, कुकुरबिटा, मेर और कोकोनट। जबकि बाइसेक्सुअल का होगा स्वीट पोटैटो और हिबिस्कस, ठीक है। डायोशियस प्लांट जो होता है इसमें एक तो डेट पाम हो गया, एक पपाया हो गया। तो डायोशियस प्लांट का मतलब होता है मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये फीमेल और फीमेल है, ये मेल और मेल है, तो मेल और फीमेल अलग अलग पेड़ पे प्रेजेंट है। चलें आगे, आ जाओ बेटा। अगला, अब बायोलॉजी ये कहती है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करना है
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अंदर प्लांट अपने आप को मॉडिफाइड भी करता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल प्लांट अपने आप को मॉडिफाइड करता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात ऐसी है कि प्लांट अपने आप को मॉडिफाइड करता है, तो आखिर वो मॉडिफिकेशन प्लांट सेल के अंदर कैसे मिलता है? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जो मेरे को लगता है पहले बतानी चाहिए। वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एक बार ये वाली चीज और देख लो तो वो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जरा देख लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है में एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताती है। ठीक है, अब आपको याद है आपने स्टिग्मा स्टेल ओवरी किया था, तो ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ऐसे प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है वही ओवरी बॉल। ठीक, इस ओवरी बॉल के यहाँ पे लगा हुआ है प्लेसेंटा। एक कनेक्टिव होता है लिंक फ्यूनिकल और ओवरी बॉल। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल वो चीज होती है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान से एक एक बात देखना। ये है ओवरी बॉल। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है फ्यूनिकल है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम होता है। और ये किस किस चीज के बारे में प्रेजेंट होती है? ये प्लेसेंटा। ठीक है, और मतलब ये प्लेसेंटा और साथ साथ जो हाइलम होता है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। धन्यवाद। अब आ जाओ हाइलम क्या होती है। हाइलम जो होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन फ्यूनिकल एंड रेफी। बेटा पीछे जो एक्सपेंडिंग दिख रही है ना ब्लू कलर से, दिस इज कॉल्ड एज द रेफी। तो पीछे की तरफ एक्सपेंड दिखता है ये ओव्यूल में, दिस इज कॉल्ड एज द रेफी। ठीक है तो रेफी क्या होती है? एक एक्सपेंडिंग स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल बात सही है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दो इंटैग्यूमेंट होते हैं, एक होता है आउटर इंटैग्यूमेंट, एक होता है इनर इंटैग्यूमेंट। जो आउटर इंटैग्यूमेंट होता है उसे वो बनता है टेस्टा से। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन के लिए, जबकि अंदर वाला टैगमेन होता है जो इनर कोट बनाता है सीड का। हर एक छोटा पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, या हर एक छोटा पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन ने पूरा का पूरा एज इट इज रख रखा है, कोई टेंशन नहीं है। आओ जरा आगे। अब जहां से खुला होगा उसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और पीछे की तरफ वाले को बोलेंगे चेलेजल एंड, जिसे बेस ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। नीट में पूछा जाता है कि बेस ऑफ ओव्यूल कौन सा है। अब आप कहोगे अर्षिता बेस ऊपर कैसे है? बेटा बेबी को बेस पसंद है, इसको ऐसे उल्टा कर दोगे तो यही होगा, उल्टा कर दो तो वो तो होगा बेस पार्ट, ये होगा ऊपर वाला पार्ट। तो माइक्रोपाइलर एंड वो होता है जैसे पोलन ट्यूब एंटर करती है, क्योंकि पोलन ट्यूब जब आएगी ना तो बेटा ऐसे आएगी इसके अंदर। ये तो थोड़ा सा क्रॉस हो गया, मगर ऐसे आती है पोलन ट्यूब अंदर। सही बात है। अब आ गया जो अगला बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अंदर की तरफ बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम न्यूक्लियस की सेल बोलते हैं। इनमें से एक सेल न्यूक्लियस की अपना साइज इंक्रीज कर लेती है जिसे हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल डिवीजन करती है पेरिक्लिनल, पेरी का मतलब ऊपर नीचे डिवीजन करती है। तो ऊपर वाली सेल को प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, जबकि नीचे वाली सेल को प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं। तो प्राइमरी पेराइटल सेल एपिडर्मिस की तरफ है और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल न्यूक्लियस की तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये तो खत्म कर दो। अब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ना, ये एमएमसी में डेवलप हो जाती है। याद आया? वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, बड़ी हो गई मेगास्पोर मदर सेल। इसमें वही मियोसिस कर दो, 4 सेल बन जाएगी। मगर याद रखना, मैंने हमेशा आपसे बोला है और आपने जूलॉजी में पढ़ा है, मेल में बनती है 1 से 4 और चारों काम करती है। फीमेल में बनती है 1 से 4 जिसमें 3 तो डिजेनरेट हो जाती है, काम की केवल 1 होती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन है भाई यहां तक बात? बिल्कुल। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि फीमेल के अंदर बनती तो 1 से 4 सेल है, मगर 3 डिजेनरेट हो जाती है, एक ही काम की रहती है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, जो बाद में एम्ब्रियोसेक को फॉर्म करती है। क्या होता है एम्ब्रियोसेक वो भी बताऊंगा। एम्ब्रियोसेक ये रहा। इसमें क्या होगी, जो एक सेल है ना, इस एक सेल में लगातार डिवीजन होंगे। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो 4, और तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पे। जो एम्ब्रियो सैक में चेलेजल एंड की तरफ होता है, इसकी तरफ, उसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जो कि नरिशमेंट देती है। बीच में जो 2 बनते हैं पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे सेंट्रल सेल बोलते हैं, जो बीच वाली सेल होती है। नीचे की तरफ ये जो होती है इसे एक्स सेल बोलते हैं। दोनों तरफ सिनर्जिड्स लगे होते हैं, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सब पढ़ चुके हैं, मैं तो केवल आपको रिवीजन प्रोवाइड करवा रहा हूं इस चीज का। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 7 सेल है। 7 सेल कैसे हुई अर्षित सर? देखो, सिंगल 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, सर बहुत बढ़िया। 4 5 और 6, सर बहुत बढ़िया।
और ये पूरी की पूरी एक सेल है जो कि है 7 सेल, मगर न्यूक्लियस 8 है, काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है तो 8 न्यूक्लियस हो गए। सही बात है, आ जाओ। अब बेटा पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आना ही पॉलिनेशन होता है। 3 टाइप से पॉलिनेशन होते हैं, वैसे तो 2 होते हैं, जिसमें एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेम स्पीशीज के बीच में होगा ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। अब इसका मतलब अगर एक ही प्लांट से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के ऊपर चले जाए तो ऑटोगेमी, मगर जबकि एक प्लांट में जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चले जाए तो ये क्या है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोस्तों सेम ही है दोनों प्लांट का, मगर फ्लावर दूसरा है, तो इसके अंदर कोई पॉलिनेशन एजेंट तो आएगा। तो फॉल्स टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन है ये। इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन एजेंट चाहिए, मगर जेनेटिकली और फंक्शनली ये सेम होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों ही फ्लावर का सेम टू सेम ही है। तो याद रखना, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जिटेनोगेमी। डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी। दिस इज कॉल्ड एज अ जीनोगेमी। तो ये जीनोगेमी है जो कि ज्यादा वेरिएशन लेके आएगी, डिफरेंट प्लांट होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होंगे, तो ये जीनोगेमी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। आ जाओ मुन्ना आगे। तो इतना पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास एक और चीज आती है जो मैंने अभी फ्लावर प्लांट के बारे में बताया। अब आ जाओ जरा बेटा, प्लांट अपने आप को एडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, जानते हो ना, सेल्फ, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेल्फ। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ये भी सेल्फ ही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, बस इतनी सी बात है। तो क्या होगा? पहला तो होमोगेमी करेंगे। होमोगेमी का मतलब मेल और फीमेल मैच्योर हो जाते हैं सेम प्लांट पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लिनी, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो भी बात बिल्कुल सही है। अगला, पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द बड स्टेज। मान लो फ्लावर ही डेवलप नहीं हुआ, फ्लावर बड की स्टेज में, ऐसे याद है बड स्टेज क्या थी? जिसके अंदर सेपल्स प्रोटेक्शन कर रहे थे सारे के सारे, तो बड स्टेज थी, इसके अंदर भी पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो मेज और व्हीट इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। अगली चीज, यहाँ पे क्लोज फ्लावर और द क्लिस्टियोगेमस फ्लावर भी हो सकते हैं, जैसे वियोला कॉमेंसिया और ऑक्जेलिस, जो कि फ्लावर ओपन ही नहीं होते, फ्लावर हमेशा क्लोज है। अब सोचो फ्लावर हमेशा क्लोज है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, या तो सेम प्लांट हो जाएंगे। अगर इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जिटेनोगेमी, क्योंकि अगर फ्लावर क्लोज है तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर भी आपस में पॉलिनेशन नहीं कर सकते, तो ये ऑटोगेमी के अंदर ही होगा। ऑटोगेमी में ही ये ऐसा बंद रहेगा तो आसानी से उड़ के आ जाएंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन। मगर दोस्तों ये तो प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेड कर रहा है कि बर्ड की कंडीशन में पॉलिनेशन कर दिया, सेम टाइम पर दोनों को डेवलप कर दिया, ठीक है। मगर अगर प्लांट अपने आप को एडेप्ट करता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वो चाहता है कि वेरिएशन आए, तो क्या होगा? पहला, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अपने को ही पहचानना बंद कर देगा। फ्लावर कहेगा पोलन ग्रेन आया मान लो खुद के प्लांट का ही, वो कहेगा मैं पहचानता ही नहीं तुझे, तो बेटा गेट ही नहीं खुलेंगे, काम ही खत्म। बहुत ही बढ़िया। दूसरा, चेस्मोगेमस फ्लावर, फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर ओपन होगा तो इधर का भी पोलन ग्रेन आ सकता है, रटने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा, यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा ही नहीं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा ही नहीं तो बेटा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल बात सही है। हेट्रोस्टिली, हेट्रोस्टिली का मतलब स्टिग्मा ऊपर होगा और जो एंथर होगा वो नीचे होगा, तो यहां से यहां तक क्या पोलन ग्रेन पहुंच सकते हैं आसानी से? नहीं, ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में दो होते हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब मेल पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल बाद में, या फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी मेल बाद में। तो बरगद के पेड़ में होता है प्रोटोगाइनी, इसका मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, जबकि प्रोटेंड्री का मतलब मेल मैच्योर फर्स्ट, जैसे एंजियोस्पर्म में ज्यादातर ऐसा ही होता है। बताओ कितना आसान है, एक बार पढ़ लोगे दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल टाइम। प्लांट अपने आप को दोनों तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। प्लांट कह रहा है मैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी मॉडिफिकेशन हूं, मैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, ठीक है। आ जाओ। अब बेटा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेशन एजेंट की भी जरूरत होगी। दो एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसके अंदर सेल नहीं होगी, नॉन लिविंग होंगे। विंड से भी हो सकता है, हवा से, उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। वाटर से भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। एबायोटिक जो होता है, सॉरी बायोटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, एनिमल से होगा तो जूफिली, बैट से होगा तो चीरोपेट्रोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली, बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली। बस आपको इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चला जाए आगे।
आ जाओ दोस्तों। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिनेशन, यानी कि आखिर जो विंड होगी, हवा होगी, उसके तहत पॉलिनेशन कैसे होगा। देखो अब सोचने वाली बात ये, अगर पॉलन ग्रेन हल्का होगा तो ही होगा, डायरेक्शन लेस होता है, क्योंकि मान लो फीमेल फ्लावर यहाँ है और हवा यहाँ चल रही है, तो बेटा पॉलिनेशन होगा ही कैसे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं। पहला, प्लांट मोर इन हाइट, हाइट में बड़े होते हैं इसके लिए, ठीक है। जिन प्लांट में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, लाइट वेट के पॉलन ग्रेन होते हैं और वो भी ड्राई होते हैं, बिल्कुल बात सही है। एग्जाम्पल है मेज, शुगर केन और कोकोनट, बिल्कुल बात सही है। कोवो टेसल भी इसके अंदर एक एग्जाम्पल है। नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट है, नेक्टर ग्लैंड का मतलब किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हवा ही सारा काम कर रही है, बिल्कुल। नॉन डायरेक्शनल है, बोला था, फीमेल यहां पड़ा है, बेटा जा यहां रहा है वो, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। फ्लावर कलरलेस होगा, क्योंकि हवा के लिए कोई कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है, अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। और पोलन ग्रेन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, सक्सेस रेशो बहुत कम होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन ज्यादा अमाउंट में होंगे, क्या पता पहुंचे नहीं पहुंचे, कुछ भी कह सकते हैं। अगला, ये फ्लावर जो होती है इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं करना, विंड को क्या ही चीज का अट्रैक्ट करना है, सही बात है, ठीक है। ये होता है एबायोटिक, और एबायोटिक में दूसरा और होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है, इन द सम एंजियोस्पर्म द पॉलिनेशन बाय वाटर ओनली 30 जिरेनम ओनली मोनोकॉट के अंदर आपको हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट डिपेंड ऑन द हाइड्रो वाटर फॉर द पॉलिनेशन। यहाँ पे जलकुंभी भी हो सकती है, जिसे हम इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ कहते हैं, लोटस हो सकता है, वाटर लिली हो सकता है। दे कैन पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कर सकते हैं। मगर अपनी एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारी चीज दे रखी है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसका नाम है यहाँ पे एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। ये क्या चीज होती है, सुनो। एपी, एपी मतलब ऊपर, जब पॉलिनेशन ऊपर हो। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मेल फ्लावर होता है ना, इससे टैपल निकल जाता है। जानते हो टैपल क्या होता है, जहां पे सेपल और पेटल डिफरेंशिएट नहीं होते उसे हम टैपल बोलते हैं, ठीक है। फीमेल फ्लावर रिंग की फॉर्म करता है, देखो रिंग है, देखो दिख रही है रिंग, ऐसे ऐसे रिंग दिख रही है। ये रिंग अनकॉइल्ड हो जाती है, तो फीमेल फ्लावर ऊपर पहुंच जाता है, तो मेल फ्लावर यहां से मूव करता हुआ फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है, पॉलिनेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब अबव द ग्राउंड। हाइपो हाइड्रोफिली क्या होती है, सेम लेवल पे होता है, इसमें अंदर ही होता है, पानी के अंदर। देखो ये पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ, ये आगे फीमेल फ्लावर था, यहीं के यहीं मूव करता हुआ फीमेल फ्लावर तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड द हाइपो हाइड्रोफिली। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम डेंसिटी सेम ग्रेविटी रखता है, तो ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, वहीं घूमता रहता है, वहीं चिपक जाता है उससे। जबकि उसके अंदर जो मेल टापल है वो ऊपर आता है, फीमेल फ्लावर अनकॉइल्ड होकर ऊपर आ जाता है। दिस इज द एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली दो एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। आगे आ जाते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्लांट यूटिलाइज मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द विंड, ठीक है। तो अप्रोक्स 80% ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है यहाँ पे हनी बीज के थ्रू। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है युक्का प्लांट। युक्का प्लांट में क्या होता है, एक मॉथ होती है जिसका नाम होता है प्रोन्यूबा युक्का सेला। वो क्या काम करती है, अपने जो एग होती है वो अंदर दे जाती है मॉथ, ठीक है। और बाहर युक्का प्लांट के सीड से, मतलब पोलन ग्रेन से ही, उसको पोलन ग्रेन से उसको कवर कर देती है। अब क्या होगा, जैसे जैसे लार्वा डेवलप होंगे इसके अंदर वाले, तो धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होंगे तो अंदर से फट जाएगा, फट जाएगा तो सारे के सारे पोलन ग्रेन ओवरी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ युक्का प्लांट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक एग्जांपल है ये। मौत का नाम है प्रोन्यूबा युक्का सेला। बोलो क्या चले आगे, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत कैसी भी किसी को, आ जाओ फिर। अब बेटा यही पोलन ग्रेन के बारे में लगभग सारी बातें हैं जो अभी तक अपन ने की है। पहली बात है पोलन पिस्टल इंस्ट्रक्शन। क्या होता है इसके अंदर, पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर आ गया, ठीक है। यहां पे दो चीज है, ये तो कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है। कंपेटेबल यानी कि सही टाइप का पोलन ग्रेन आया है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी। मगर गलत टाइप का अगर पोलन ग्रेन आया है तो बेटा रिजेक्ट कर देंगे, पोलन ट्यूब डेवलप ही नहीं होगी। मान लो रोज के ऊपर गेंदे का आ गया बेटा पोलन ग्रेन, क्या करेगा रोज, समझ रहे हो मेरी बात। बेटा ए को 1 से क्रॉस कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे कंपेटेबल या इनकम्पेटेबल, कंपेटेबल का मतलब सही है, आ जाओ, इनकम्पेटेबल का मतलब गड़बड़ है। तो पोलन ट्यूब, देखो पॉलिनेशन तो हो सकता है, पोलन ग्रेन तो एक्स का वाई पे भी जा सकता है, एक्स का एस पे भी जा सकता है, मगर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात, आ जाओ। इसके बाद बेटा क्या होता है, वही पोलन ट्यूब अंदर आ जाती है। अब जरा मेरे ख्याल से आगे बात आप समझते हो। अब अगर पोलन ट्यूब अंदर आ रही है चेलेजल एंड से, तो इसे हम बोलते हैं चेलेजोगेमी।
अगर पोलन ट्यूब अंदर आती है माइक्रोपाइलर एंड से तो इसे हम बोलते हैं मीजोगैमी, और पोलन ट्यूब अंदर आती है अगर बीच में से बीच में से आती है तो मीजोगैमी, और नीचे से आती है दिस इज कॉल्ड एज द पोरोगैमी। तो अगर पोलन ट्यूब यहां से नॉर्मली यहीं से जाती है नीचे से तो दिस इज कॉल्ड एज द पोरोगैमी। तो नीचे से जा रही है तो पोरोगैमी, बीच में से जा रही है तो मीजोगैमी, और ऊपर से चेलेजल एंड से जा रही है तो चेलेजोगैमी। सही बात है, आ जाओ। अब होगा क्या, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना वो दोनों फ्यूज होकर एक 2n सेल बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल। सही बात है, आ गया जो। अब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना उसके अंदर वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल तो आगे आगे जाती है मगर उसके पीछे की तरफ दोनों जनरेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल होती है, वो माइटोसिस के थ्रू दो न्यूक्लियस बना लेती है। अब जो एक न्यूक्लियस होता है मेल का वो तो एक सेल से फ्यूज करता है, प्रोसेस का नाम होता है सिंगेमी, इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बनता है जायगोट। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो इस 2n से फ्यूज करता है जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है दूसरा वाला मेल गैमेट। याद रखना जो जनरेटिव सेल होती है वो पोलन ट्यूब में आने के बाद दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है, दो न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस उससे एक न्यूक्लियस इससे, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3n सेल बनती है, इसे ही बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर PEN। फर्टिलाइजेशन एक बार हुआ है, दो बार, दो बार, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। बोलो बात सही है क्या, कोई दिक्कत? 100% मेरी बात बिल्कुल 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना दोस्तों यहां तक? अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बहुत बच्चे बात करते हैं, हर्षित सर एम्ब्रियोजेनेसिस भी पढ़ा दो जरा, ये भी बड़ा टिपिकल है। आओ बेटा, बेटा दोनों के दोनों N और N मतलब जायगोट जो फॉर्म कर रहा है ना, इसके बाद अब आखिर आगे क्या होता है वो देखते हैं। N और N मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट। इसके बाद डिवीजन होने के बाद दो सेल बनती है, एक सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल, एक सेल को बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है, अब इसमें सेल डिवीजन होता है तो ऊपर वाली सेल भी डिवीजन करती है और बनाती है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, नीचे वाली सेल भी डिवीजन करती है और ये ऊपर की तरफ तो बनाती है सस्पेंसर सेल, नीचे की तरफ बनाती है होस्टोरियल सेल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जो ऊपर जो ग्लोबुलर सेल है इसके जो सबसे नीचे वाली सेल होती है, सबसे नीचे वाली ये वाली, ये सेल अपने साइज को बढ़ा लेती है और इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। अब वैसे देखो पढ़ने वाली बात नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी इतना डिटेल नहीं देती, इसके अंदर वापस से डिवीजन होता है तो 8 सेल से, जिसे हम ऑक्टेन बोलते हैं, 16 सेल बन जाती है। तो ऊपर वाली ये जो स्ट्रक्चर है इससे प्लूम्यूल भी बनेगा और कॉटिलोडॉन भी बनेगा। इसके नीचे की तरफ से हाइपोकोटाइल उसके नीचे रेडिकल, रूट कोर्टेक्स और रूट टिप बनती है। बताओ जी बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो यहां से दोस्तों सीधा का सीधा कॉटिलोडॉन निकल गए, देखो ये दो कॉटिलोडॉन निकल गए, इससे ये हार्ट शेप बनती है, हार्ट शेप और कंप्रेस हो जाती है तो बनती है ट्रोपेडो शेप, ये और कंप्रेस हो जाती है। आपके एनसीईआरटी भी बनाती है दोनों ही स्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से लगभग पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आए आगे बेटा, ये डायग्राम एग्जैक्टली मैं आपको बना चुका हूं, ये डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड के अंदर प्लूम्यूल जिससे शूट डेवलप होती है, रेडिकल जिससे रूट डेवलप होता है, एपिकोटाइल इसके नीचे, हाइपोकोटाइल यहाँ पे, और दो कॉटिलोडॉन होते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जबकि मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म होता है इसलिए मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्मिक सीड। सही है, यहाँ पे एलिरोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि 3n होती है, प्रोटीन से बनी होती है। मैं आपको मॉर्फोलॉजी में पूरा डायग्राम समझा चुका हूँ। यहाँ पे वही होता है कॉटिलोडॉन, ठीक है, सिंगल कॉटिलोडॉन होता है तो मोनोकॉट होते हैं। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा होता है, कॉलियोप्टाइल के नीचे होता है प्लूम्यूल, कॉलियोराइजा के ऊपर होता है हाइपोकोटाइल। और मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा ये तो सब, मतलब मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल के आगे कॉलियोराइजा होता है, प्लूम्यूल के आगे कॉलियोप्टाइल होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल डिवीजन करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो डायग्राम लगभग आपने सारा देख रखा है। यहीं पे एक स्केटेलम के बारे में बात और दे रखी है, वैसे तो सिंगल कॉटिलोडॉन होता है मगर स्केटेलम भी देखने को मिलता है, तो एक ये डायग्राम आपका और बना रखा है, सेम मोनोकॉट सीड का ही है क्योंकि सिंगल कॉटिलोडॉन है इसमें भी, तो ये भी मोनोकॉट सीड का ही डायग्राम है। अगला एंडोस्पर्म, याद है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो सिंगल सेल है, जो 3n सेल है, उसमें डिवीजन होगा, फिर 4 डिवीजन होंगे, फिर 8 डिवीजन होंगे, फिर 16 डिवीजन होंगे, तो इसको तो बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, व्हीट पार्ट ऑफ कोकोनट, जो व्हाइट पार्ट होता है ना कोकोनट का, ये तो वो वाला पार्ट है। एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कोकोनट का वाटर है, तो कोकोनट के वाटर में केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का होगा ही नहीं। देखो केवल कोई साइटोप्लाज्म, देखो यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी किया है ऐसे,
यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं है, यहाँ पे केवल न्यूक्लियस का डिवीजन ही किया है। सही बात है, आ जाओ। अगला है बेटा कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए पहले ऑक्सीजन चाहिए होता है, टेम्परेचर लगभग 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉइस्चर चाहिए 75 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। ठीक है भाई बात, आगे चलते हैं। सीड डेवलप होता है ओव्यूल से, मैंने बोला था इसमें स्पेल में भी ई आ रहा है, इसकी स्पेल में भी ए आ रहा है, तो ये याद रखने का तरीका है। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक को एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्बुमिनस बोलते हैं, बता चुका हूं, वैसे मॉर्फोलॉजी में भी हमने डिस्कस किया था ये। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, ठीक है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, तो हम उससे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्म अभी है, परसिस्ट है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। देखो फुल्ली कंज्यूम्ड, तो और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड, यहाँ पे नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड है ना, ठीक है। अगला है सीड कंटेन द एंडोस्पर्म, तो सीड नॉट कंटेन द एंडोस्पर्म, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ बेटा, अपनी एनसीईआरटी में एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है मोनोकॉट में व्हीट और मेज और राइस, जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक का है डाइकॉट में जैसे पी, बीम और ग्राम। एक सीड वायबिलिटी के नाम से और भी पॉइंट दे रखा है, इनमें बोल रखा है कुछ मंथ और ईयर तक कई बार सीड जिंदा रह जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं। जैसे ल्यूपाइन आर्टिकस जो होता है वो आर्टिक एरिया में मिलता था और 10,000 ईयर ओल्ड है वो, जबकि आपको देखो सीड नहीं करने चाहिए थे, मगर कई बार सीड सर्वाइव कर जाते हैं। अगला, दिस रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड बिटवीन द सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन। तो सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीड फॉर्मेशन के बाद जब तक उससे रूट और शूट नहीं निकले उसके बीच के टाइम को सारा का सारा सीड जर्मिनेशन, जब तक वो डॉर्मेंसी में रहता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, जो डेट पाम का एग्जाम्पल है, 2000 ईयर तक वो सर्वाइव किया था। रिंग हॉरार्ड प्लेस जो कि डेड सी होता है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। बताओ क्या कहते हो। देखो थ्योरेटिकल पॉइंट है, मगर मेरे ख्याल से पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। मतलब मेरी क्लास में लगभग सारे के सारे लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं सभी को पता होगा, मैंने यहां से आपको चालू किया था फ्लावर से, और मैंने पूरा का पूरा फ्लावर के अंदर पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम पढ़ाया, और फिर मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। हमने पढ़ा कि एक्साइन और एंटाइन क्या होती है, हमने पढ़ा बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव, हमें पता जनरेटिव वेजिटेटिव में फ्लॉट करती है, पता है हमें। हमने फिर यहाँ पे देखा कि सीड के पोलन एनर्जी क्या होती है, स्टिग्मा स्टेल ओवरी क्या होता है, मोनोकार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी क्या होता है। हमने ये देखा कि आखिर कैसे डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का, तो वो भी हमने पूरी की पूरी बात पढ़ी है यहाँ पे। हमको पता है 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी सेल जो नरिशमेंट देगी, ये दोनों जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, ये एक सेल फ्यूज करेगी, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी आप जानते हो, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन होती है, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं। साथ साथ ये चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहां पर थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, मैं आशा करता हूं कि लेक्चर बड़ा ही प्यारा गया होगा। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हमने पढ़े, और सबसे बड़ी चीज जो हमने यहाँ पे की, वो हमने पूरा का पूरा एक सिनेरियो देख लिया। मतलब इससे अच्छा रिवीजन मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, और आप लोगों ने नो डाउट पहले कभी ना कभी तो इसको पढ़ा ही होगा, मगर ये जो रिकैप वाली ये जो माइंड मैप सीरीज है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रह रही होगी। और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप लेक्चर देखते हैं, आपको मजा आता है, चीजें क्लियर होती है, तो कमेंट्स का इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको। हैव अ नाइस डे।